तो इस लेक्चर का हमारा जो डिस्कशन है दैट इज रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली क्या होता है कि अभी तक जो हमने पढ़ा है रिगार्डिंग द डेटा टाइप्स, तो इन रियल लाइफ प्रोग्रामिंग और इन रियल वर्ल्ड डेटा व्हाट वी नीड कि हमें जनरली सिंगल डेटा टाइप्स के अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा टाइप्स की रिक्वायरमेंट होती है। दैट मीन्स कि जो कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्रामिंग है या मोस्ट ऑफ द सिचुएशंस में व्हाट वी रिक्वायर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज, डिफरेंट टाइप की वैल्यूज का एक कलेक्शन, और उस कलेक्शन को हम एज ए सिंगल एंटिटी यूज कर पाते हैं। तो ये जो हमारा कंसेप्ट है कंबाइनिंग many type of values, many types in the sense कि character, integers, float, double, long double, arrays, pointers. If we want to combine the different and many values into a single entity, then this corresponds to the concept of structures. तो जैसे अगर हम रियल लाइफ सिचुएशंस को देखें तो बुक है हमारा। तो बुक बेसिकली क्या है कि बुक इज ए, तो जैसे बुक है हमारा, तो बुक क्या है कि कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज होता है। जैसे उसका टाइटल है, ऑथर नेम है, दैट विल बी द स्ट्रिंग टाइप, पब्लिशर, नंबर ऑफ पेजेस जो कि इंटीजर टाइप होगा, डेट ऑफ पब्लिकेशन वो भी स्ट्रिंग टाइप होगा, कॉस्ट है दैट विल बी ऑफ फ्लोट टाइप। तो इस तरह की जो कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा है फॉर सिंगल एंटिटी। सिमिलरली अगर हम किसी स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट के पास डिफरेंट वैल्यूज होती हैं। उसका नेम है, कोर्स कोड है, एज है, फीस है। तो इस तरह की सिचुएशंस के लिए डील करने के लिए वी हैव द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर इज बेसिकली द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अगर हम डेटा टाइप की बात करें तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो पढ़ा है इनबिल्ट डेटा टाइप। अब हम बात करेंगे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप की। तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में एरे भी हमारा यूजर डिफाइंड डेटा टाइप था, जिसमें हम कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज लेते थे। लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर में कलेक्शन ऑफ मेनी टाइप ऑफ वैल्यूज, कुछ वैल्यूज सिमिलर टाइप की हो सकती हैं, जैसे एक है, एक से ज्यादा इंटीजर है, एक से ज्यादा फ्लोट, बट इन जनरल वैल्यूज विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप। डिफरेंट टाइप से मतलब कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा। तो इनबिल्ट डेटा टाइप तो हमने पढ़ा है इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग डबल। लेकिन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में ये इसके पहले हम पढ़ चुके हैं एरे, अब पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर, यूनियन, एनम, ये सब हमारे यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। यूजर अपनी नीड और कन्वीनियंस के हिसाब से इन डेटा टाइप्स को यानी इनको डिफाइन करता है। तो हम आते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये तो मैंने बताया कि स्ट्रक्चर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है। तो और ये भी बताया कि कलेक्शन ऑफ पॉसिबली डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज। तो इसके लिए जो कीवर्ड यूज करते हैं दैट इज स्ट्रक्ट, STRUCT। और स्ट्रक्चर हमारा क्या है, दिस इज एन ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट नेम फील्ड्स। तो इसके बारे में सिंटैक्स हम देखते हैं। सिंटैक्स ये है कि हमने स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज किया और
यहाँ पे स्ट्रक्ट के साथ हम स्ट्रक्चर टैग लेंगे। एंगल ब्रैकेट में जो लिखा है वो स्ट्रक्चर एक आइडेंटिफायर होगा और उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर टैग। तो अब इसके अंदर ये ओपनिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस और क्लोजिंग ब्रेस के बाद सेमीकोलन, या दूसरी सिचुएशन में सेमीकोलन और क्लोजिंग ब्रेस के बीच हम कुछ वेरिएबल नेम भी लिख सकते हैं, जो कि हम बाद में देखेंगे। तो अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स, जैसे डेटा टाइप लिखेंगे वेरिएबल नेम, फिर दूसरा डेटा टाइप वेरिएबल नेम। तो ये जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा, दिस विल बी द यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर टैग दोनों को मिला के एक सिंगल डेटा टाइप की तरह हम यूज कर सकते हैं। अब हम स्ट्रक्ट और ये स्ट्रक्चर टैग, ये हमारा हो गया एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। तो इसके टाइप के हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे, और वेरिएबल डिफाइन करने के पहले हमें स्ट्रक्चर को डिफाइन करना जरूरी है। तो इसको हम आगे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा स्ट्रक्ट एसटीडी। तो ये स्ट्रक्ट एसटीडी एक स्ट्रक्चर हो गया हमारा, जिसमें 3 डिफरेंट फील्ड हैं, इनको हम बोलते हैं फील्ड। तो 3 फील्ड्स आर देयर इन दिस स्ट्रक्चर। पहला फील्ड है एज, जो कि फ्लोट टाइप का है। दूसरा है रोल नंबर, जिसको हमने RN से नोट किया है, वो इंटीजर टाइप का है। तीसरा है कोर्स कोड, जो कि एक सिंगल लेटर होगा। तो ये जो हमारा बन गया फॉर्मेट, इससे स्ट्रक्ट एसटीडी टाइप का यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हमने बना दिया। अब हम स्ट्रक्ट एसटीडी टाइप के वेरिएबल्स जनरेट करेंगे। तो जितने वेरिएबल्स जनरेट करेंगे उन सभी वेरिएबल्स की 3 वैल्यूज होंगी। एवरी वेरिएबल विल बी हैविंग 3 करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज। तो इसको हम देखेंगे, इस स्लाइड को रीड आउट कर लो। स्ट्रक्ट एसटीडी हमारा कंप्लीट एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप हो गया, और स्ट्रक्ट एसटीडी टाइप के हम वेरिएबल इस तरह जनरेट कर सकते हैं। स्ट्रक्ट एसटीडी एज ए डेटा टाइप, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, और हमने अगर 4 वेरिएबल डिफाइन किए ABCD, तो each of the 4 variable, each of the ABCD will be having its own values of age, roll number and course code। इन चारों वेरिएबल की तीनों वैल्यूज होंगी, मतलब हर एक वेरिएबल अपनी 3 सेपरेट वैल्यूज को होल्ड करेगा। इसी तरह अगर हमने स्ट्रक्ट बुक टाइप का कोई डिफाइन किया है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्ट बुक में क्या है कि ये 3 फील्ड फिर से हम ले रहे हैं। बुक का नेम है, उसकी प्राइस है, और पेजेस है, नंबर ऑफ पेजेस। तो रीड आउट दिस स्लाइड जो मैंने अभी बताया। तो अगर हम स्ट्रक्ट बुक टाइप के ये 3 वेरिएबल डिफाइन करें, B1, B2, B3, तो each of the B1, B2, B3 will be having 3 वेरिएबल्स। पहला नेम होगा, दूसरा प्राइस होगा, तीसरा पेज होगा। मतलब हर एक B1 का, B2 का, तीनों का अपने अपने अलग अलग नेम, प्राइस और पेज की वैल्यू होगी। एक तरह से कहने का मतलब हमने डमी टाइप का डेटा टाइप डिफाइन कर दिया बुक, जो ये शो कर रहा है कि इस स्ट्रक्ट बुक टाइप के जितने भी वेरिएबल्स जनरेट होंगे उन सभी वेरिएबल का अपना, जितने भी वेरिएबल जनरेट होंगे, तो एवरी वेरिएबल विल बी रिप्रेजेंटिंग एक पर्टिकुलर बुक। तो उस बुक का नाम होगा, उसका प्राइस होगा, पेज होगा। ये यहाँ से स्ट्रक्ट बुक B1, B2, B3। अब हम इसको, जो हम वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं स्ट्रक्चर टाइप के, वो 2 तरह से कर सकते हैं। पहला तो ये है कि हम स्ट्रक्ट एसटीडी स्ट्रक्चर डिफाइन कर दें,
और नेक्स्ट लाइन में स्ट्रक्ट एसटीडी टाइप के वेरिएबल्स हम डिफाइन करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने 4 वेरिएबल। दूसरा तरीका ये है कि स्ट्रक्ट एसटीडी डिफाइन करते हैं तो सेमीकोलन जो लास्ट में है उस सेमीकोलन के पहले हम वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं, तो दोनों का मतलब एक ही है। यहाँ पर क्या है कि हमने स्ट्रक्चर को क्लोज कर दिया है और तब स्ट्रक्ट एसटीडी टाइप के वेरिएबल डिफाइन किए। मीनिंग ये है कि स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर दिया, अब हमें जहां भी रिक्वायरमेंट होगी प्रोग्राम में, जिस जगह उस जगह हम स्ट्रक्ट एसटीडी टाइप के वेरिएबल डिफाइन कर सकेंगे। और यहाँ पर हमने क्या है कि स्ट्रक्चर क्लोज करने के पहले, यहाँ सेमीकोलन से क्लोज होता, तो उसको क्लोज करने के पहले ये चारों वेरिएबल हमने डिफाइन कर, दोनों एक ही चीज को डिनोट करते हैं। अब इस स्लाइड को रीड आउट कर लो, इसमें वही लिखा है जो अभी मैंने एक्सप्लेन किया है। हर एक वेरिएबल की अपनी अलग अलग वैल्यू होगी। यहाँ पे मैंने फी, एसएन और सीसी लिखा है, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं फी एसएन बुक के लिए है और सीसी। तो स्ट्रक्ट एसटीडी टाइप के 4 वेरिएबल डिफाइन किए। अब जब हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे स्ट्रक्ट एसटीडी टाइप के या जो भी हमारा स्ट्रक्चर होगा, तभी इसके लिए मेमोरी एलोकेट होगी। स्ट्रक्चर के अंदर हम कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं कर सकते। ऑलवेज रिमेंबर कि वी कैन नॉट डिफाइन प्रोवाइड द वैल्यूज टू दीज वेरिएबल्स P, SN और CC इनसाइड द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के बाद जब हम वेरिएबल डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर टाइप के, तो हर एक वेरिएबल की अपनी अलग अलग वैल्यूज होंगी इन तीनों फील्ड्स की। डिफाइनिंग एन स्ट्रक्चर सिंपली सेज कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर है। जब हम इस वेरिएबल को, इस टाइप के वेरिएबल डिफाइन करेंगे स्ट्रक्चर टाइप के, तब ये हमारा मेमोरी असाइन होगी। तो अगर हम यहाँ देखें तो स्ट्रक्चर ये ले रहा है 7 बाइट्स, 4 + 2 + 1। तो जितने वेरिएबल डिफाइन करेंगे हर एक वेरिएबल की अपनी 7 बाइट्स अलग अलग हो जाएगी। और जो 7 बाइट्स होगी किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, वो मेमोरी में कंटिन्यूस होगी। यानी अगर हमने ए बी सी डी जो 4 वेरिएबल डिफाइन किए हैं, तो वेरिएबल ए की जो 7 बाइट होगी वो मेमोरी में कंटिन्यूस होगी। मेमोरी वो वेरिएबल बी की जो 7 बाइट्स होंगी वो भी मेमोरी में कंटिन्यूस होंगी। लेकिन ए और बी की जो मेमोरी है वो आपस में कंटिन्यूस हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। इट इज जस्ट ए चांस कि ए और बी आपस में कंटिन्यूस है। लेकिन जो वेरिएबल ए है उसकी जो तीनों फील्ड हैं, उन तीनों फील्ड की मेमोरी कंटिन्यूस होगी। इसी तरह बी की, सी की, डी की, जितने भी स्ट्रक्चर वेरिएबल होंगे उनके तीनों फील्ड्स की वैल्यू कंटिन्यूस होगी। लेकिन आपस में ए बी सी डी कंटिन्यूस हों, इसकी कोई गारंटी नहीं। अब हम आते हैं इनिशियलाइजिंग द स्ट्रक्चर वेरिएबल। तो जस्ट लाइक द प्राइमरी वेरिएबल्स, प्राइमरी डेटा टाइप्स और एरे, स्ट्रक्चर वेरिएबल कैन आल्सो बी इनिशियलाइज्ड। तो जब हम स्ट्रक्चर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, हमने यहाँ 3 स्ट्रक्चर वेरिएबल डिफाइन किए हैं स्ट्रक्चर एसटीडी टाइप के, S1, S2, S3। तो हमने S1 और S2 की कोई वैल्यू इनिशियलाइज नहीं की है, लेकिन S3 की वैल्यूज हमने तीनों इनिशियलाइज कर दी। पहली वैल्यू फ्लोट टाइप की है, दूसरी इंटीजर टाइप की है, तीसरी कैरेक्टर टाइप की है। तो वो हमने यहाँ इस ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रेस के अंदर दे दी। तो ये ऑटोमेटिकली स्ट्रक्ट एसटीडी तीनों वैल्यू इस टाइप की एक्सेप्ट कर लेगा। स्ट्रक्ट एसटीडी को हम देखते हैं, ये है फी, सीरियल नंबर और सीसी। तो फी या कुछ भी मान लो, एज मान लो इसको,
ठीक है। स्ट्रक्ट एसटीडी एक हमने यहाँ भी डिफाइन किया है। तो एज, रोल नंबर और सीसी, इसको ऐसे ही एज्यूम कर सकते हो। दिस इज जस्ट ए एग्जाम्पल। तो एज, रोल नंबर और कोर्स कोड। तो S3 वेरिएबल के लिए एज ये हो गई, रोल नंबर ये हो गया, कोर्स कोड ये हो गया। इसी तरह S1 और S2 के लिए भी वैल्यूज होंगी। तो दूसरा इनिशियलाइजेशन हम देखते हैं। स्ट्रक्ट बुक जो हमने डिफाइन किया था, तो स्ट्रक्ट बुक में हम देखते हैं क्या था। स्ट्रक्ट बुक में ये था, पहला तो स्ट्रिंग है जो बुक का नेम है, दूसरा प्राइस है, तीसरा पेजेस है। तो इसको हम ऐसे ले सकते हैं स्ट्रक्ट बुक को। स्ट्रक्ट बुक कोई वेरिएबल बनाया B1, उस B1 की तीनों वैल्यू असाइन की हैं। पहली स्ट्रिंग है, दूसरी प्राइस है, तीसरी नंबर ऑफ पेजेस है। अब दूसरा वेरिएबल हमने बनाया स्ट्रक्ट बुक टाइप का B2। तो B2 में हम देख रहे हैं कि केवल हमने एक वैल्यू असाइन की है। तो अगर ऐसा है तो B2 की जो बाकी दो वैल्यूज होंगी, बाकी दो वैल्यूज ऑटोमेटिकली नल असाइन हो जाएंगे बाय द कंपाइलर। You can read out this slide. तो आगे चलते हैं। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं। इसको क्या है कि एक सिंगल प्रोग्राम है जो कि 2-3 स्लाइड्स में मिला के मैंने बनाया। पहले हमने फाइल डिक्लेयर की, फिर मेन फंक्शन के अंदर हमने डिक्लेयर किया स्ट्रक्ट एसटीडी। यस, तो अपना वही यूजुअल है स्ट्रक्ट एसटीडी, जिसमें स्टूडेंट के लिए स्ट्रक्चर बनाया है कि किसी स्टूडेंट की एज है, उसका रोल नंबर है और कोर्स कोड। दिस इज द पर्पस ऑफ दिस स्ट्रक्चर। अब जब हमने ये डिफाइन कर लिया, स्ट्रक्चर को डिफाइन कर दिया, एज, रोल नंबर और कोर्स कोड, तो अब हम स्ट्रक्ट एसटीडी टाइप के डिफरेंट वेरिएबल्स जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ हमने स्ट्रक्ट एसटीडी टाइप के 5 वेरिएबल डिफाइन किए हुए हैं, S1, S2, S3, S4 एंड S5, जिसमें हमने S3 वेरिएबल की तीनों वैल्यूज प्रोवाइड कर रखी है। S3 इक्वल्स टू 19.3, 12, C। S3 स्टूडेंट की जो एज है वो 19.3 हमने ले रखी है, और जो उसका रोल नंबर है वो 12 ले रखा है, कोर्स कोड C ले रखा है। अब हम S1 की वैल्यू असाइन करने जा रहे हैं, S1 वेरिएबल। तो S1 की वैल्यू जब असाइन करेंगे तो वो, या किसी भी स्ट्रक्चर वेरिएबल की, तो वो डॉट लगा के करेंगे कि अगर एज की हम वैल्यू प्रोवाइड करते हैं तो एज का सिंपली या सिंगल मतलब कुछ नहीं है। एज मीन्स किसकी एज, S1 की, S2 की, S3 की। तो यहाँ हमने S1 डॉट एज जो वेरिएबल डिफाइन किया था S1, उसकी एज 20.7 ले रखी है। S1 का रोल नंबर हमने 17 ले रखा है, और S1 का कोर्स कोड D ले रखा है। अब एक तो तरीका ये हो गया कि एट द टाइम ऑफ declaring the variables we have assigned all the values just like an array। दूसरा ये है कि मेंबर बाय मेंबर बेसिस पे हम असाइन कर ली। तीसरा, हम scanf के थ्रू वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं, तो हमने लिखा एंटर द रिकॉर्ड फॉर S2। अब S2 की तीनों वैल्यू scanf के थ्रू प्रोवाइड करना चाह रहे हैं। तो जैसे याद करो कि जब इंटीजर वैल्यू हम असाइन scanf से लेते थे तो हम लिखते थे %age, लेकिन अब स्ट्रक्चर के केस में अकेले एज का कोई मतलब नहीं, एज किसकी है ये मैटर करता है। तो यहाँ पर %S2 डॉट एज, %S2 डॉट रोल नंबर, %S2 डॉट कोर्स कोड। इस सेंटेंस में
इस स्कैन ऐप से हमने S2 की तीनों वैल्यू प्रोवाइड करा ली। तो S1 S2 की वैल्यू प्रोवाइड हो गई, S3 की ये हो गई। अब S4 की वैल्यू देखो हम इस तरह ले रहे हैं कि S4 की जो एज असाइन कर रहे हैं वो S1 की एज से कर रहे हैं, यानी S1 की जो एज है वही एज इस पर कॉपी हो जाएगी S4 में। S4 का रोल नंबर, S1 का रोल नंबर, S4 का कोर्स कोड, S1 का कोर्स कोड। हम चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं, S2 का भी कोर्स कोड लिख सकते हैं, किसी का भी कोर्स कोड हम असाइन कर सकते हैं इस कोड में। तो ये S1 S2 S3 S4 यहाँ तक असाइन हो गए। अब हमने एक और नया तरीका इसमें है कि अगर हम लिखते हैं कि S5 इक्वल्स टू S2, यानी एक स्ट्रक्चर वेरिएबल इक्वल्स टू असाइन टू अनदर स्ट्रक्चर वेरिएबल, तो ये हमारा एरे में वैलिड नहीं है कि दो एरे हों और एक एरे का नेम इक्वल्स टू दूसरे एरे का नेम हो सकते हैं, ऐसा उसमें वैलिड नहीं है, क्योंकि एरे नेम इज ए पॉइंटर व्हिच इज ए फिक्स्ड वैल्यू, द बेस एड्रेस। लेकिन स्ट्रक्चर के केस में दिस इज वैलिड, यानी S2 की सारे एलिमेंट्स वो S5 के सारे एलिमेंट्स में कॉपी हो जाएंगे। S2 की जो तीनों वैल्यूज हैं वही S5 की तीनों वैल्यूज बन जाएंगी। दिस इज द मीनिंग। ये इंपॉर्टेंट है कि एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में, यानी एक स्ट्रक्चर वेरिएबल की वैल्यूज को दूसरे स्ट्रक्चर की वेरिएबल में कॉपी करना है, तो वी कैन डू बाय राइटिंग दिस स्टेटमेंट। अब हम आगे चलते हैं। अब हम इनको जब प्रिंट कराना चाहेंगे S1 S2 S3 S4 S5 सभी की वैल्यू अगर हम प्रिंट कराना चाहें तो हम सिंपली उसी तरह प्रिंट करा लेंगे। S1 की एज हमने प्रिंट कराई है, तो S1 की एज जो प्रिंट कराई है, एज फ्लोट है, तो फ्लोट के लिए परसेंट है, परसेंट जी दोनों यूज होते हैं। तो यहाँ पर हमने S1 डॉट एज लिखा, इस परसेंट डी की जगह ये तो एज इट इज लिख के आएगा S1 डॉट एज, और S1 डॉट एज जो यहाँ लिखा है ये वैल्यू प्रिंट होगी परसेंट जी की तरह। इसी तरह S1 का जो रोल नंबर है वो यहाँ हमने S1 डॉट RN लिखा है, इसी तरह S1 का CC। तो इस पहले प्रिंट टैब से S1 की तीनों वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी और लिख के भी आएगा कि S1 की एज, S2 का रोल नंबर, S1 का कोर्स कोड। इसी तरह S2 का प्रिंट करा लिया, S3 का, S4 का, S5 का। तो ये क्या है कि सारी पांचों वेरिएबल्स की तीनों वैल्यू यहाँ से प्रिंट हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको वैल्यूज लेके देखने में कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है हमारा, वी नीड टू अंडरस्टैंड तो व्हाट इज हैपनिंग। तो बाय यूजिंग दिस we have completed the introduction to the structure. In the next lecture, what we will see the array of structure, array of structures. Basically, array of structures क्या है? Array of structures variable. कि अगर वेरिएबल्स एक से ज्यादा हों, तो जैसे हमने इंटीजर के केस में देखा था, तो we can create the array for structures. तो आज का डिस्कशन हम यही फिनिश करते हैं।